कैसे हो आप? आई होप आपसे बढ़िया हूँ। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। वेरी warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। कुछ लोग को लग रहा होगा कि प्रिपरेशन पता नहीं कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। सो डोंट वरी, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। यानी आने वाले टाइम पर यही चीज आपको लगेगी कि हमने जो अपने प्रीवियस दिनों में, जो पहले दिनों में हम लोगों ने पास्ट में जो मेहनत की है, जो हम लोगों ने पेन फील किया है, जो हम लोगों ने इतने सारे टेंशन्स वगैरह से होके हम लोग निकले हैं, आपको आने वाले टाइम में लगेगा कि शायद वही रीजन है जिसकी वजह से आज हम लोग इतने मजबूत हैं, आज हम लोग को सक्सेस मिली है। कई बार हमें लगता है कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ में, या फिर टाइम हमारा अच्छा नहीं चल रहा। सो वो आपको लगता है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि हाँ, वो जो हुआ था कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हुआ था। ठीक है। तो आप लोग अभी जो कर रहे हो ना, जो पढ़ रहे हो, पढ़ो। ठीक है। क्योंकि इसका आउटपुट आपको तुरंत के तुरंत नहीं मिलेगा। जब 6 महीने आप लोग पढ़ोगे, 6 मंथ जब जब आप लोग पढ़ाई करोगे, उसके बाद में फिर आप जो 6 महीने की मेहनत है, जब उसको एग्जाम में आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद में फिर आपको आउटपुट मिलेगा इसका। तो ये जो जितने 6 महीने में आपने मेहनत की थी ना, जो यहाँ पर आप लोगों ने अपने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, सो जो आप लोगों ने 6 महीने में जो मेहनत की थी, उसका आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा जब आप एग्जाम 6 महीने बाद एग्जाम में अपेयर करोगे, उसको क्लियर करोगे। सो द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। तब आपको लगेगा कि 6 महीने में जो हमने मेहनत की है वो वर्थ इट है, क्योंकि हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो लगे रहिए प्रिपरेशन में। जो भी हर्डल्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, सबके लाइफ में हर्डल्स होते हैं, लेकिन उनसे ओवरकम करना आना चाहिए आप लोग को। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हो जो प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो। हर एक इंसान प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, हर एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। हर इंसान के लाइफ में अलग अलग तरीके की परेशानी है। आपने सुना होगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, राइट। तो कोई बॉडी, किसी को हेल्थ के प्रॉब्लम है, कोई मन से परेशान है, ठीक है, कोई किसी के पास पैसा नहीं है। तो दुख हर एक इंसान के लाइफ में है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए उसमें आप लोग को अपना बेटर देना है। ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, ये सोचना आपसे भी ऐसे लोग हैं कि जो फैसिलिटीज आपको मिली है, क्या पता कोई लोग उन्हीं फैसिलिटीज के लिए तरस रहे हैं। ठीक है। तो जो भी कंडीशंस है आपकी, जैसे भी कंडीशंस है, जितना भी टाइम आप लोग को मिल पा रहा है उसमें पढ़ाई करो आप लोग। एंड डेफिनेटली अगर आप 100% अपना दे रहे हो ना, 100% दे रहे हो, तो ऊपर वाला है, वो आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने साइड से कोई कमी मत छोड़ो कि आपको ये रिग्रेट ना हो यार मैंने मेहनत नहीं की जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। है ना। तो आप मेहनत करते हो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो मैं इससे रिलेटेड नोट्स नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये टॉपिक जितना मैं आपको लिख लिख के करवा सकती हूँ, जितना इजी मैं आपको लिख लिख के इस टॉपिक को पढ़ा सकती हूँ, शायद नोट से आप लोग एक स्टोरी फॉर्म में इसको ध्यान नहीं रख पाओगे। है ना। क्योंकि एक लिंक बनना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये लिंक नहीं पता चलेगा, क्योंकि जैसे घरों में कहानी सुनाई जाती है ना, उस कहानी में क्या होता है कि मान लो एक करेक्टर मैंने बता दिया, दूसरे करेक्टर के बारे में आपको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब अलग अलग ऐसे बता रही हूँ मैं आपको तीन चीजें, तो आप लिंक कैसे बना पाओगे, है ना। तो आप लोग को याद करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं इन तीनों चीजों को लिंक करके बताऊंगी ना, तो आप एक फॉर्मेट में इनको याद कर पाओगे। इसलिए जितना मैं आपको करवाऊंगी, मैं वन बाय वन आपको सारे के सारे टॉपिक से करवाऊंगी ह्यूमन डेवलपमेंट के, चाहे वो क्लीवेज हो, चाहे गैस्ट्रुलेशन हो, और चाहे फर्टिलाइजेशन हो। तो बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बस अपने कान खोल के बैठना आप लोग, ठीक है, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर फोकस करना, और दिमाग खोल के बैठना कि चल क्या रहा है। देखो, ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एम्प्यूलर रीजन में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्प्यूलरी रीजन। ठीक है, पहले मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ सारी। बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सबको पता होगा ये वाली चीज कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? पहले तो आप लोग मुझे फर्टिलाइजेशन बताओ क्या होता है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग को पता होगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना? क्या होता है फर्टिलाइजेशन? क्योंकि ना CSIR में जब आप पार्ट सी के क्वेश्चन देखोगे ना, वो आप लोग से चेक करते हैं कि आपका नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें थ्योरी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन पार्ट सी में आपके नॉलेज को वो देखते हैं कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। रट्टू तोता नहीं बनना आपने, ठीक है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एग, ये हो गया एग प्लस स्पर्म, प्लस स्पर्म, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। और इसी को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यही होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है हमारा एग, और मेल में क्या होता है? मेल में होता है स्पर्म। ठीक है, मेल से मिलता है स्पर्म। अब यहां पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ मेल और फीमेल, बट डोंट जज माई ड्रॉइंग। मेरी ड्राइंग को आप लोग ये मत जज करना कि मैम को ड्राइंग ही नहीं करनी आती तो क्या ही करना आता होगा। मेरे को नहीं करनी आती ड्राइंग एक्चुअली। ठीक है, ये मान लो ये इसके बाल बना देते हैं। ठीक है, ये इसके कान बना देते हैं। एक कान ये रहा, एक कान ये रहा। ठीक है, ये इसके यहाँ पे लगा देते हैं हल्की सी बिंदी। ठीक है, और इसके ये होठों पे लगा देते हैं हल्की सी लिपस्टिक, और यहाँ पर लगा देते हैं, कानों में बना देते हैं झुमके। ठीक है, ये फीमेल रही, और ये रहा हमारा मेल। ये हो गया मेल। इसके छोटे छोटे हेयर्स बना देते हैं ये मेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर फीमेल के पास क्या होगा? एग होगा फीमेल में, और मेल से आता है स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एग का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताती हूँ कैसा होता है। पहले होगी आउटर लेयर, इस तरीके से, ये होगी आउटर लेयर। आउटर लेयर, इसके बाद एक और लेयर अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इस तरीके से बना लेते हैं। एक लेयर प्रेजेंट होगी अंदर की तरफ। इसके अलावा एक और लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी इसके अंदर। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? इसके अलावा इसके अंदर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये क्या है? ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके अंदर इस तरीके से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, इन दिस वे। ये बना दिया हमने एंजाइम्स। ठीक है, अब इनका नामकरण कर देते हैं। ये लेयर है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? क्यूमुलस। और कई लोग ना इस क्यूमुलस को कोरोना रेडिएटा भी बोल देते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्यूमुलस से अटैच्ड, इस तरीके से ही, इस तरीके से अटैच्ड, सीमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं? सीमेंटेड होते हैं। क्या? कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं ना, इसके ऊपर अडहेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अडहेशन
मोलिक्यूल। ठीक है, ये क्यूमुलस आपको मेन ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो अंदर की तरफ जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा भी एक 4 तरीके की होगी यहाँ पर, ZP1, ZP2, ZP3 और ZP4। ये रिसेप्टर्स इसके इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से पूरे में प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इन दिस वे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर की तरफ जो लेयर है, थर्ड वन, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा माम। और इसके अंदर की तरफ जो फोर्थ वाले हैं, ये क्या है? कोर्टिकल ग्रैन्युल्स। कोर्टिकल ग्रैन्युल्स सियाचिन के जैसा ही है पूरा, कोर्टिकल ग्रैन्युल्स। कोर्टिकल ग्रैन्युल्स एक एंजाइम को रिलीज करेंगे जिसका नाम क्या है? ओवास्टेसिन प्रोटीएज। प्रोटीएज। आपको पता है कि कोर्टिकल ग्रैन्यूल जो एंजाइम को सिक्रेट करते हैं वो क्या करते हैं? पॉलीस्थोमी प्रिवेंशन का काम करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। अब देखते हैं मेल में किस तरीके से स्पर्म प्रेजेंट होगा। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेल में क्या होता है? इस तरीके से, इस तरीके से ये होता है। स्पर्म का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इसके अंदर की तरफ ना इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये होगा हमारा हेड वाला पोर्शन, ये बॉडी है। इसके अलावा ये वाला मान लेते हैं हम लोग टेल वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा? बॉडी में यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा वो है हमारा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी देता है, एटीपी देता है। और जो टेल है, टेल में कुछ सेंसर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसर प्रेजेंट होते हैं। क्या नाम है इनका? कैट स्पेयर। कैट स्पेयर सेंसर। ठीक है, ये सेंसर क्या करते हैं? ये जो क्यूमुलस हम लोग ने लिखा है ना, फीमेल में क्यूमुलस, ये क्यूमुलस क्या करता है? यहां पर लिख देती हूँ। फीमेल में जो एग का आउटर लेयर होता है ना, क्यूमुलस, क्यूमुलस, क्यूमुलस क्या होता है? आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ एग। अभी देखा हम लोगों ने। ये क्या करता है क्यूमुलस? क्यूमुलस सिक्रेट करेगा, सिक्रेट करेगा कीमो अट्रैक्टेंट को, कीमो अट्रैक्टेंट को, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम होता है? प्रोजेस्टेरोन। इस प्रोजेस्टेरोन को कौन सेंस करता है? इस प्रोजेस्टेरोन को जो सेंस करता है वो कैट्सपियर चैनल करते हैं। कैट्सपियर सेंसर जो है, सेंस प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और ये कैट्सपियर कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेंसर? ये प्रेजेंट होते हैं स्पर्म में। ठीक है, तो कैट्सपियर सेंसर जो है इस प्रोजेस्टेरोन को सेंस करेंगे, तब मूवमेंट करेंगे इसकी तरफ। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट। एक्रोसोम क्या करता है? जैसे आप लोगों ने एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ा था जो विटेलन मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करा था, तो ये क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा। किसको डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ठीक है, आई होप इतनी स्टोरी आपको क्लियर होगी।
नेक्स्ट कर लो यहाँ पर। अच्छा, इसी के अलावा ना, ये मैंने कहा ना प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये मैंने कहा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल भी होता है, वो टेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोगों ने एग का फीमेल में एग देख लिया, मेल में स्पर्म देख लिया। अब आपको पता है क्या, ये जो फीमेल है और मेल है, तो यहाँ पर फीमेल और मेल जब स्पर्म और एग, इनका, इसका स्पर्म और इसका एग जब ये मिलते हैं तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। अब देखते हैं प्रोसेस। ये है फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब मैं स्टोरी फॉर्म में आपको समझाऊंगी, ये ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक भी आपको खोल के दिखाऊंगी मैं। देखो इस तरीके से यहाँ पर ये रहा हमारा फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक, ये है हमारा। यहाँ पर इस तरीके से ये बना लेते हैं हम लोग यूट्रस। कौन सा रीजन बना रही हूँ मैं, आप लोग समझ पा रहे हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इस तरीके से, इन दिस वे। इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से, इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं फेलोपियन ट्यूब, इस तरीके से बना लेते हैं फेलोपियन ट्यूब इन दिस वे। ये बना ली हम लोगों ने क्या, फेलोपियन ट्यूब। ये बन गई हमारी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब जो है ना, ये इधर के साइड भी होती है, इधर के साइड भी होती है फेलोपियन ट्यूब। मैं एक ही तरफ बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये होगी फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ये है यूट्रस। ये क्या है, ये है यूट्रस। यूट्रस बनाया है। और ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। स्ट्रक्चर हालांकि थोड़ा सा अजीब सा बना है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बनाया, समझ में आना चाहिए मेन चीज। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, इस तरीके से ये होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ये, एंडोमेट्रियम लेयर, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर इधर इधर बीच में, इधर की तरफ, इससे बनाते हूँ मैं यहाँ पे, इधर की तरफ ये एग प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये क्या है, ये एग या ओवा है, एग या ओवा, ठीक है। जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ई और पी का मतलब है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। ये प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है ना, एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन जो है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों ही मिलके ये पॉलीपेप्टाइड का लेयर बनाने का काम करेंगे इसके ऊपर, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्ट्रॉन भी। तो ये क्या करते हैं, ये एंडोमेट्रियम को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट। मेनली प्रोजेस्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है।
तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ई प्लस पी लिख दिया है मैंने, समझ जाना आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर ये जो रीजन है इसको बोलते हैं इस्थेमस। ये क्या है, इतना रीजन ये है इस्थेमस है। इसको मान लेते हैं हम लोग एम्प्यूला रीजन। ये है एम्प्यूला, इस्थेमस के बाद आता है एम्प्यूला। और ये हमारा आपको पता ही है फिम्ब्रे है। तीन रीजन है फैलोपियन ट्यूब में। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर कैसी दिखती है इसकी ओरिजिनल। ये ऐसे कुछ होती है। ये देखो दोनों साइड जो है, इधर के साइड भी और इधर के साइड भी फैलोपियन ट्यूब है, मैंने एक साइड ही बनाई है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये जो है, ये जो है, ये क्या है, ये हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस है। यूट्रस में इधर की तरफ ये देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये वाले क्या है, फैलोपियन ट्यूब। मैंने एक ही तरफ वाली बना के दिखाई है आपको। और ये जो यहाँ पर ये बनी हुई है, ये क्या है, ये फिम्ब्रे है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये एग पड़ा हुआ है, ये क्या है, ओवरी, ओवा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या है, ये सर्विक्स है, ठीक है। और ये जो है ये वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ये क्या है, ये वजाइना है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। अब यहाँ पर देखो वजाइना से क्या होगा, स्पर्म की एंट्री होगी, ठीक है। स्पर्म की एंट्री हुई वजाइना से, कहाँ पहुंचा, यूट्रस में पहुंचा, ठीक है। अब मैं यूट्रस से पूरी कहानी आपको बता रही हूँ उस डायग्राम के थ्रू। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो। तो यहाँ पर देखो, अब यूट्रस में पहुंच चुका है स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना लेते हैं स्पर्म, ये इस तरीके से, ये स्पर्म, ये यूट्रस में पहुंच चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर वजाइना लिख देती हूँ मैं। तो स्पर्म कहाँ पहुंच चुका है, स्पर्म पहुंच चुका है यूट्रस में। और जो स्पर्म का मूवमेंट होता है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। समझ में आई। तो स्पर्म क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रांसलोकेट करता जा रहा है, अब यूट्रस में पहुंच गया। यूट्रस का जो पीएच होता है ना, वो कितना होता है, यूट्रस का पीएच एसिडिक होता है। क्या पीएच होता है इसका, एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक कह लो आप। कितना होता है ये, अप्रोक्स 4.5 to 5, इतना होता है पीएच यूट्रस का। तो अब देखो जो स्पर्म है वो तो मेल से आया है। अब फीमेल का जो बॉडी होता है ना, फीमेल का जो यूट्रस होता है उसका एसिडिक पीएच होता है। अब फीमेल का जो इन्वायरमेंट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो इन्वायरमेंट है, वो स्पर्म के लिए कैसा है, अनफेवरेबल है, ठीक है। तो स्पर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे ताकि वो वहां पर सर्वाइव कर सके। इसलिए क्या होता है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म एंट्री करते हैं वजाइना में, यूट्रस में मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। लेकिन फीमेल का जो पीएच होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, वो एसिडिक होता है, तो बहुत सारे स्पर्म तो वहीं पर मर जाते हैं, और जो जिंदा रहते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ये जो वजाइना से, ये जो वजाइना से यहाँ तक आया है, वजाइना से यूट्रस तक जो आया है स्पर्म, ये कैसे आया है, प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू आया है। आपको पता है किस तरीके से, मैंने आपको बताया। सबसे इधर सबसे पहले होता है वजाइना, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यहाँ पर यूट्रस। यूट्रस के बाद कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, समझ आई, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में मैंने तीन तीन पार्ट आपको मेन बताए हैं, कौन कौन से, इस्थमस, एम्प्यूला और फिम्ब्रे। एम्प्यूला और फिम्ब्रे, राइट। तो होता क्या है ना, होता है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये इतने में, वजाइना से यूट्रस, इतने में जो स्पर्म का मूवमेंट होता है यहां से यहां, ये किसके थ्रू होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन करवाती है। कौन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू मूवमेंट देखने को मिलता है। इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, पूरी ही लाइन लिखवा देती हूँ आप लोगों को। स्पर्म मूवमेंट
movement in female reproductive tract in female reproductive tract to यूट्रस। यूट्रस तक कैसे जाता है? यूट्रस तक जाएगा बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, बाय प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन से क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को ध्यान नहीं है ये कब पूछा गया था, ये कौन सी ईयर में पूछा गया था, लेकिन ये इसको ध्यान रखना, ये लिपिड सोल्यूबल होता है। क्या होता है? लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन स्पर्म सीमेन, सीमेन में प्रेजेंट होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मस्कुलर, क्योंकि देखो इस तरीके से, यहाँ पर देखो मैं इधर से समझाती हूँ आपको। इस डायग्राम में देखो, ये वजाइना है, इधर से स्पर्म एंट्री किया, ठीक है, स्पर्म एंट्री किया यहाँ पर, ये सर्विक्स है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कोई भी चीज, ये है बैलून है मान लो, तो यहाँ पर इसको जब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, तो स्पर्म जो है ये क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता जाता है। कैसे? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब पहुंच गए यूट्रस में। यूट्रस से ये कहां पर जाता है? यूट्रस से ये जाएगा यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस में। तो यहां तक मूवमेंट कौन करवाता है? यहां तक मूवमेंट करवाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो एग है, एग का जो क्यूमुलस लेयर है, क्यूमुलस क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, वापस से आ जाओ, यहाँ इस डायग्राम में आ जाओ वापस से। इतनी चीज आपको समझ में आई कि यूट्रस तक कैसे आया, वजाइना से यूट्रस तक कैसे आया, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आया। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब क्या होता है ना, यहाँ पर अब ये स्पर्म इस यूट्रस से इस्थमस तक कैसे आता है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ होता क्या है। ये जो फिम्बरी है ना, ये जो फिम्बरी है, ये इस एग को पकड़ती है, ये इस एग को पकड़ेगी, उठाएगी, उठा के अब ये एग कहाँ गया? यहाँ आ गया। हाथ जैसा है ना, तो ये उठा सकते हैं, तो ये एग इधर आ जाता है। ठीक है, यहाँ आ गया ये एग। उसके बाद ये एग मूव करता 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 कहाँ तक आ जाएगा? ये एग पहुंच गया अब यहाँ पर। ठीक है, मूव करता 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 यहाँ तक आ गया ये एग। ठीक है, अब ये एग है एम्पुला रीजन में और यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो एग तो यहाँ तक पहुंच गया, स्पर्म का भी तो आना जरूरी है यहाँ तक। कई जगह लिखा होता है इस्थमस एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, बट यहाँ पर जब गिलबर्ट को देखे तो एम्पुला रीजन लिखा गया, तो हम लोग एम्पुला रीजन को ही फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब आपको पता है कि एग का जो आउटर लेयर है, देखो मैंने एग का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। और एग का स्ट्रक्चर कब होता है? ये मियोसिस 2 के टाइम पर होगा, मियोसिस 2 मेटाफेज 2। ठीक है, तो यहाँ पर एग का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो एग का जो आउटर लेयर है क्यूमुलस, क्यूमुलस क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्ट्रोन। तो ये प्रोजेस्ट्रोन रिलीज किया जा रहा है, ये प्रोजेस्ट्रोन रिलीज किया जा रहा है। ये यहां तक आ गया प्रोजेस्ट्रोन, क्या ये प्रोजेस्टेरोन। और इस प्रोजेस्ट्रोन के थ्रू क्या होता जा रहा है? ये स्पर्म मूव करता जा रहा है, स्पर्म क्या करते जा रहे हैं? ये मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, इस्थमस तक मूव करेंगे। इस्थमस तक आने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर इस वाले रीजन में जब इस्थमस और एम्पुला के बीच में आ जाएगा, फिर होता है कैपेसिटेशन। तब यहाँ पर क्या टेक प्लेस करते हैं? कैपेसिटेशन। अब स्पर्म का कैपेसिटेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैपेसिटेशन। यहाँ पर आके कैपेसिटेशन होता है। तो कैपेसिटेशन क्या होता है, इसको मैं लिखवाती हूँ आपको यहाँ पर। कैपेसिटेशन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, अदरवाइज अगर गिलबर्ट से आप लोग पढ़ोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। कैपेसिटेशन में ना 4 कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। कौन सी 4 कंडीशन? बाइकार्बोनेट इंक्रीज होना चाहिए, जिसको आप लोग HCO3 माइनस भी लिखते हो। इसी के अलावा कैल्शियम इंक्रीज होना चाहिए, कैल्शियम पॉजिटिव लिख देती हूँ, HCO3 नेगेटिव पॉजिटिव। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है वहां पर, तो एल्ब्यूमिन पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए स्पर्म में। ठीक है, अब स्पर्म कहाँ पहुंच गया अपना? इस्थमस एम्पुलरी रीजन में पहुंच गया है। तो कैपेसिटेशन कैसे होता है? अब मैं स्पर्म यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ, कुछ अलग तरीके से समझ जाना। ये मैं बना रही हूँ स्पर्म का हेड, इस तरीके से बना रही हूँ, ये स्पर्म का हेड बना रही हूँ।
दोबारा बनाते हैं, ये बनाते हैं स्पर्म का हेड इस तरीके से, इस तरीके से ये पूरा है, दिस वे, दिस वे। अब यहाँ पर इस तरीके से, इसके अलावा इस तरीके से, ये स्पर्म का हेड। अब बोलोगे मैम ये कैसा हेड है, अभी सुनो आप लोग, ये हेड है स्पर्म, तो ये बाकी जो है स्पर्म का बॉडी है, ये बॉडी है स्पर्म का, ठीक है। बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है, अब स्पर्म कहाँ पहुंच गया है, एम्पुला वाले रीजन के पास पहुंच गया है, ठीक है। अब क्या होता है ना, मतलब इस्थमस एम्पुलरी रीजन में पहुंच गया है, तो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर ये देखने को मिलता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है यहाँ पर स्पर्म के हेड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल माइनस होना चाहिए, स्पर्म के हेड में होना नहीं चाहिए। स्पर्म में ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, तो स्पर्म के हेड में कोलेस्ट्रॉल होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ना, ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये क्या करते हैं, इस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एल्ब्यूमिन ने कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर दिया। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इफ्लक्स होता है, बाहर की तरफ जाता है, इफ्लक्स। स्पर्म में अब कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल दिया एल्ब्यूमिन ने। जैसे ही इफ्लक्स होता है, तो यहाँ पर दो चैनल ओपन हो जाते हैं। ये वाला जो चैनल है ना, ये वाला, ये HCO3 माइनस का है, बाइकार्बोनेट का। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन जो है जैसे ही ओपन होगा, तो बाइकार्बोनेट अंदर आ जाता है, स्पर्म के अंदर। स्पर्म के अंदर HCO3 माइनस जो है ये इंक्रीज हो गया है, तो यही तो कंडीशन चाहिए थी, बाइकार्बोनेट चाहिए था हमें। साथ में दूसरे वाला चैनल भी ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आ जाता है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बाहर जाता है ना, दो चैनल ओपन होते हैं, तो बाहर से कैल्शियम अंदर की तरफ आता है, तो कैल्शियम भी अंदर की तरफ आ गया, तो कैल्शियम भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसी के अलावा इसी टाइम क्या किया जाता है, पोटेशियम जो है, ये चैनल ओपन होता है तो अंदर वाले पोटेशियम को बाहर निकाल दिया जाता है, पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये HCO3 माइनस और ये जो है हमारा कैल्शियम, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके ये एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देते हैं। AC का मतलब होता है एडेनाइलेट साइक्लेज, AC यानी एडेनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। एडेनाइलेट साइक्लेज का क्या काम होता है, ये ATP को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक AMP यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होके ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है ना, इसको साइक्लिक AMP मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ये साइक्लिक AMP क्या करता है, स्पर्म के अंदर ही यहाँ पर प्रोटीन काइनेज A एंजाइम प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इसमें 2 RR यानी रेगुलेटरी सब यूनिट, 2 कैटालिटिकल सब यूनिट, C यानी कैटालिटिकल सब यूनिट होते हैं, कैटालिटिकल सब यूनिट होते हैं, और RR यानी रेगुलेटरी सब यूनिट, रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर ये CMP, इससे एक रेगुलेटरी सब यूनिट से 2-2 CMP, ठीक है, एक रेगुलेटरी से 2-2 CMP बाइंड करेंगे, तो ये CMP यहाँ पर बाइंड कर गई, यहाँ पर रेगुलेटरी सबनेट से। तो कैटालिटिकल सबनेट अलग हो जाती है, इसका नाम होता है पूरे का प्रोटीन काइनेज A। कैटालिटिकल सबनेट अलग हुई तो प्रोटीन काइनेज A जो है ये एक्टिवेट हो गई। काइनेज एंजाइम में क्या करती है, फॉस्फेट ऐड करने का काम करती है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर ये टायरोसिन के ऊपर फॉस्फोरिलेशन करेगी, टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट ऐड करेगी, टायरोसिन के ऊपर मान लो इस तरीके से फॉस्फेट ऐड किया, तो ये काम करती है यहाँ पर, और ये क्या करता है, कैपेसिटेशन में हेल्प करता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैपेसिटेशन के लिए होता है। के पॉजिटिव बाहर गया तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन भी कैपेसिटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एक लाइन में भी आपको समझा दिया था इजी तरीके से। ये डायग्राम एज इट इज गिलबर्ट में दिया गया है कि जैसे ही फीमेल के कहां पर पहुंचता है, ये इस्थमस एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है स्पर्म, तो स्पर्म के साथ क्या घटना घटती है यहाँ पर ये मैंने लिख दी है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बाहर जाता है, और उसी टाइम पर HCO3 नेगेटिव कैल्शियम पोटेशियम चैनल ओपन होता है, जिसमें पोटेशियम तो बाहर जाता है, बाइकार्बोनेट कैल्शियम अंदर आता है और कैपेसिटेशन में हेल्प करते हैं। इतना स्टोरी आप लोग ध्यान रख लो। ये जो ATP CMP का स्टोरी आपको समझ नहीं आया हो तो इसको होल्ड पे रख देना, ये आपको सेल सिग्नलिंग में समझ आएगा। लेकिन ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने की, बाइकार्बोनेट अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आता है, एल्ब्यूमिन कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है, एल्ब्यूमिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होता है,
और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। बाकी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको और डिटेल में बताई थी कैपेसिटेशन के बारे में। ठीक है, अब इससे क्या होता है ना, पंप के टेल का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर पहुंचता है हमारा स्पम। कैपेसिटेशन का मतलब उसको कैपेसिटी दे दी गई है कि वो फर्टिलाइज कर सकता है एग के साथ। एम्पिलरी रीजन में आता है और उसके बाद में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, हम लोग अब इसके ऊपर जूम करते हैं कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन ये हुआ कैसे, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ। एम्पुलरी रीजन में, ये एम्पुलरी रीजन है, यहां पर ये एग और स्पर्म, ये स्पर्म बना लेते हैं इस तरीके से, और ये एग है, ये स्पर्म है। कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ इसको अब डिटेल में देखते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दो पाथवे जनरली दिए गए हैं। पहले मैं पाथवे 2 करवाती हूँ आपको। कुछ स्पर्म इस पाथवे को फॉलो करते हैं, इस पाथवे को। ये एग है हमारा, ठीक है, ये एग है, ये लेयर बना लेते हैं पहले इसके। आउटर लेयर है हमारा क्यूमुलस, देन जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के अंदर हमारे ये है क्यूमुलस, ये है जोना पेलुसिडा, जेडपी लिख देती हूँ। और ये जेडपी भी कई तरीके की होगी, एक ही तरीके की नहीं होगी जेडपी। ये यहाँ पर इस तरीके से जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होगी। जोना पेलुसिडा इस तरीके से प्रेजेंट होगी। और जोना पेलुसिडा की कौन कौन सी, जेडपी 1, जेडपी 2, जेडपी 3, ये सारे प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, जेडपी 3, जेडपी 4। ठीक है, अंदर की तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और अंदर की तरफ कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे। तो अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं और अंदर की तरफ कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं। तो ये बना लिया हम लोगों ने कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स, और कोर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर ओवास्टेसिन, ये हमारे कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे एग का, जो कि हमारा प्रेजेंट है एम्पुलरी रीजन में। और इसके अलावा आ जाता है यहाँ पर हमारा स्पर्म, इस तरीके से, इस तरीके से आ गया ये स्पर्म। ठीक है, स्पर्म में ये एक्रोसोम्स है। तो कई जगह ये लिखा हुआ है कि जो एक्रोसोम इंटैक्ट फॉर्म में कैपेसिटेटेड जो स्पर्म है, स्पर्म क्या हो चुका है, अभी कैपेसिटेटेड हो चुका है ना, इसके पास कैपेसिटी आ चुकी है। ये कैपेसिटेटेड स्पर्म अंदर की तरफ जाता है और जोना पेलुसिडा से बाइंड करता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले किसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करेगा जेडपी 3 को, केवल रिकॉग्नाइज किया इसने। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, है ना, क्योंकि एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं हेड पे। इसके बाद क्या करते हैं, किससे बाइंड करेगा, मेनली किससे बाइंड करेगा, ये मेनली एक्रोसोम रिएक्शन के बाद एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म बाइंड टू जेडपी 2। किसे बाइंड करेगा, जेडपी 2 से बाइंड करेगा, जोना पेलुसिडा 2 से बाइंड करेगा। ये ध्यान रखनी है आपने, जेडपी 2 से। स्पर्म अंदर की तरफ गया, एक्रोसोमल रिएक्शन किया, जेडपी 2 से बाइंड किया इसने। ठीक है, अब क्या करता है, जेडपी 2 से बाइंड करने के बाद फिर अंदर की तरफ जाएगा ना ये, तो अब क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा अब ये। तो नेक्स्ट करता है ये स्पर्म सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, देन अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होगा। स्पर्म सेल मेम्ब्रेन जो है, स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन, वो किससे फ्यूज करेगी, एग के सेल मेम्ब्रेन से। फ्यूज विद एग सेल मेम्ब्रेन, एग सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज किया। अब एग सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही फ्यूज करता है, ये एग सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या होता है, एग सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा। अब यहाँ पर जो फीमेल है ना, अब आता है मेन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फीमेल में होता है जूनो, और मेल में क्या होता है, मेल में होता है इजूमो। ठीक है, तो फीमेल और मेल में जूनो और इजूमो, ये जब दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा CD9 भी प्रेजेंट होता है, CD9 प्रोटीन इसमें हेल्प करता है इनके फर्टिलाइजेशन में। तो जब दोनों का मिलाव होता है तब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, किसी एक का भी लॉस ऑफ फंक्शन अगर हो गया, किसका, जूनो का या इंज्यूमो का, अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने, केवल सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। तो यहां पर क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अगर दोनों में से एक का भी लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, टेक प्लेस, ठीक है। तो इसको मैं लिखवा देती हूँ आपको एक ही उसमें चार्ट के थ्रू लिखवा देती हूँ। अब दो पाथवे लिखे गए हैं, न्यू एडिशन में पाथवे 2 लिखा गया है, तो कुछ तो हम इस पाथवे को फॉलो करते हैं, तो पहले ये लिखवा देती हूँ। एक्रोसोम समझा मैंने दिया है आपको, एक्रोसोम इंटैक्ट कैपिसिटेटेड, कैपिसिटेटेड स्पर्म आया है एम्पिलरी रीजन में, तो क्या करता है वो, जो ना पैलिसुडा से बाइंड करेगा एग के पास जाके, सबसे पहले वो ZP2 को रिकॉग्नाइज करेगा, स्पर्म रिकॉग्नाइज जेडपी टू को रिकॉग्नाइज करेगा, ये नहीं कहा मैंने बाइंड करेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद में एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म बाइंड टू जोना पैलिसिडा 2 प्रोटीन, जोना पैलिसिडा 2 प्रोटीन से बाइंड करेगा, जोना पैलिसिडा 2 प्रोटीन से, 4 होते ना, तो ZP2 से बाइंड करेगा। इसके बाद में स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म CM लिख रही हूं मैं, सेल मेम्ब्रेन प्लस एग सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होंगे, तो यहां पर फ्यूज होंगे तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर स्पर्म में इज्यूमो होता है और एग में जूनो प्रोटीन होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और हेल्प कौन करेगा, CD9 करेगा, CD9 होता है एग में, ठीक है। दूसरा पाथवे क्या है, दूसरा पाथवे जो कुछ स्पर्म फॉलो करते हैं, पाथवे 2 यहीं पर लिख देती हूँ, जो कुछ स्पर्म फॉलो करते हैं वो क्या है, कुछ स्पर्म क्या करते हैं, कुछ स्पर्म एक्रोसोम रिएक्शन कहां परफॉर्म करते हैं, स्पर्म जो एक्रोसोम रिएक्शन, कुछ स्पर्म एक्रोसोम रिएक्शन क्यूमुलस में ही कर लेते हैं, जो ना पैलिसुडा में नहीं करते, आउटर लेयर में ही कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये वाला पाथवे ही रहता है सेम, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में यहाँ पर अब स्पर्म जो है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब एक स्पर्म अंदर की तरफ आ गया, बाकी के स्पर्म ना आए तो क्या चलता है, पॉलीस्पर्मी चलता है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन। तो यहां पर केवल स्लो ग्लोक ऑफ पॉलीस्पर्मी प्रेजेंट होता है, ओनली, मैं यहां पर हेडिंग डालती हूँ पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन। फास्ट ग्लोक ऑफ पॉलीस्पर्मी यहां देखने को नहीं मिलता। पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन का क्या तरीका करता है ये, पहला तरीका तो ये होता है यहाँ पर, पहला तरीका तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही स्पर्म जो है, ये जो एग है इस तरीके से बना लेती हूँ मैं, और ये जो स्पर्म है ये अंदर जाता है, तो स्पर्म क्या करता है, इसके अंदर जाके एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, के अंदर जाके PLC जीटा, PLC जीटा यानी फोस्फो लाइपेज जीटा, ये क्या करते हैं, फोस्फोलाइपेज जीटा, ये IP3 डैक को एक्टिवेट करेगी। PIP2 एक एंजाइम होती है, PIP2 एंजाइम को ब्रेक कर देती है PLC जीटा, यहाँ पर ऐसे लिखवाती हूँ मैं। तो यहाँ पर PLC जीटा को स्पर्म एक्टिवेट करता है। अब यहाँ जैसे PLC जीटा एक्टिवेट हुई तो PLC जीटा क्या करती है, एग के अंदर PIP2 होता है, PLC जीटा जेड यानी जीटा इस PIP2 को 2 में तोड़ देगी, IP3 में और डैक में, ये एग के अंदर बता रही हूँ मैं क्या हो रहा है, और IP3 क्या करेगा, कैल्शियम रिलीज करवाए, तो यहाँ पर एग के अंदर क्या रिलीज होगा, कैल्शियम, कैल्शियम रिलीज होके क्या करेगा, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल से कैल्शियम रिलीज हुआ, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को एक्टिवेट किया, और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है ओवास्टेसिन। ऐसा ही तो सीआरटी में भी हुआ था, कैल्शियम ने ही किसको रिलीज करवाया था, जो स्लो ग्लोक ऑफ पॉलीस्पर्मी उसको,
तो यहाँ पर भी कैल्शियम किसको एक्टिवेट करवाता है? कैल्शियम है तो कौन सा ब्लॉक चल रहा होगा यहाँ पर? ये स्लो ब्लॉक। तो ह्यूमन में केवल स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? केवल स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है यहाँ पर किसको एक्टिवेट करवाया जाता है? ओवास्टेसिन प्रोटीएज को। और ये ओवास्टेसिन प्रोटीएज क्या करती है? ये ओवास्टेसिन प्रोटीएज जो है ये क्या करेगी? जो एग के ऊपर जोना पेलिसुडा है, उन जोना पेलिसुडा 2 को रिमूव कर देगी, ZP2 को रिमूव कर देगी। इसी के साथ ये क्या करती है? जो जूनो प्रोटीन होता है एग के ऊपर, जूनो प्रोटीन को भी रिमूव कर देगी। अब ये प्रोटीन ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन क्या खाक होगा? नहीं फर्टिलाइजेशन होगा, सो फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो पहला तो ऐसे प्रिवेंशन किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है? दूसरा यहाँ पर मान लो कि एक कंडीशन दूं मैं आपको, एक कंडीशन यहीं पर लिखवा देती हूँ, लॉस ऑफ ओवास्टेसिन हो जाए, ओवास्टेसिन काम नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा? पॉलीस्पर्मी देखने को मिलेगी, पॉलीस्पर्मी अकर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या कंडीशन किया जाता है यहाँ पर ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो जाए? एग के चारों तरफ जिंक जो है इसको शील्ड कर दिया जाता है, जिंक को डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिंक को डिपॉजिटेड ऑन जोना पेलिसुडा, शील्ड कर दिया जाता है, शील्डिंग क्रिएट कर दी जाती है ताकि बहुत हार्ड हो जाए, बाकी स्पर्म टकरा टकरा के वापस गिर जाए। ठीक है, तो ये तरीके अपनाए जाते हैं पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन। एक यहाँ पर मैं पूरा आपको समझाती हूँ। अब मैं सारे कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। इसे एक डायग्राम में समझा दूंगी। इस तरीके से ये है यूट्रस, ये बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, सर्विक्स एंड वजाइना, सर्विक्स है, ये वजाइना। ठीक है, के बाद फैलोपियन ट्यूब इधर की तरफ भी होते हैं, फैलोपियन ट्यूब फीमेल प्रोक्टिव ट्रैक में आपको बना के दिखा रही हूँ, लेकिन मेन हम लोग को ये इसका काम है तो मेन मैं यहाँ पर ऐसे बना लेती हूँ। ठीक है, समझाने के लिए बना रही हूँ, डायग्राम के ऊपर बिल्कुल गौर मत करना। ये फिम्ब्रे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एग पड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एग पड़ा होता है और यहाँ पर एग में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा ना, वो जाइगोट यहाँ रह लेगा। ठीक है, और जब ये जाइगोट नहीं बनता ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कैसे प्रोसेस चलता है? ये जो फिम्ब्रे है, ये फिम्ब्रे इस एग को पकड़ती है और पकड़ने के बाद ये यहाँ पर ये फिम्ब्रे है, ये एम्पुलरी रीजन मान लो, फैलोपियन ट्यूब का ये स्टमस रीजन, ये यूट्रस और ये वजाइना। ठीक है, और यहाँ पर ये मान लो इसने एग को पकड़ा और इस एग को उठा के कहाँ तक लेके आ गई? ये एग को उठा के ले आई इस रीजन तक, एम्पुलर रीजन तक अपना एग आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्पर्म जो है ट्रांसलोकेट करेगा। सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन करते 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 मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल्स है ना वजाइना की, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा और स्पर्म पहुंच जाएगा हमारा कहाँ पर? यूट्रस में। तो ये ट्रांसलोकेशन, जहां पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म का मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या होता है? क्यूमुलस जो है ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। इस प्रोजेस्टेरोन को सूंघ के, यानी कीमो अट्रैक्टेंट के जैसा काम किया जा रहा है। तो पहला तो कैसे आ रहा है? ये कीमो अट्रैक्टेंट एक रिलीज हो रहा है, कीमो अट्रैक्टेंट एक रिलीज हो रहा है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। इसको कीमोटैक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, कीमोटैक्सिस, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ तक क्या होता है ना, यहाँ तक इसको मूव करता 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 इस्थमस तक आ जाता है। अब कैसे आगे बढ़ेगा? इस्थमस का जो टेम्परेचर होता है ना, जो टेम्परेचर इस्थमस का होगा, एम्पुला का टेम्परेचर उससे 2 डिग्री ज्यादा होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, तो इस ज्यादा टेम्परेचर को सेंस करके अभी आगे की तरफ आता है। तो यानी ज्यादा टेम्परेचर को सेंस करे यानी थर्मोटैक्सिस होती है। क्या होती है? थर्मोटैक्सिस। क्या हो रही है? थर्मोटैक्सिस। अब आगे है यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि इस्थमस एम्पुलर रीजन तक। अब यहाँ किया जाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन में क्या किया जाता है? ये मैं स्पर्म का यहाँ पर बना लेती हूँ हेड, इस तरीके से स्पर्म का हेड बना लेते हैं इस तरीके से। पहला तो यहाँ पर HCO3 नेगेटिव अंदर आता है, इसके अलावा अंदर की तरफ कैल्शियम को लाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन के हेल्प से।
पोटेशियम को बाहर की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, ये मेन चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं कैपेसिटेशन में। कैपेसिटेशन में इसको कैपेसिटी दे दी जाती है, तो कैपेसिटेशन देखो एम्पुलरी रीजन के पास हो रहा है, एम्पुलरी रीजन में हो रहा है कैपेसिटेशन, तो इसमें कैपेसिटी दे दी जाती है, कैपेसिटी टू फर्टिलाइज विद एग, स्पर्म को ही कैपेसिटी दे दी जाती है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके किसके साथ, एग के साथ। अब यहाँ पर आ गया हमारा स्पर्म। अब क्या होता है, यहाँ पर ये आउटर लेयर है क्यूमुलस, अंदर है हमारा जोना पेलिसुडा, अंदर है कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर स्पर्म क्या करता है, स्पर्म जोना पेलिसुडा टू के साथ बाइंड करेगा, टू के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके क्या करता है, बाइंड करके ये अंदर की तरफ जाता है, और अंदर स्पर्म, स्पर्म कहाँ चला गया, एग के अंदर गया। एग के अंदर जाने के बाद क्या होता है, एग के अंदर जैसे ही जाता है तो एग के अंदर ये अपना पीएलसी जीटा को छोड़ देता है। पीएलसी जीटा क्या करती है, पीआईपी2 एक नाम का एंजाइम होता है, उसको तोड़ देती है आईपी3 डैग में। आईपी3 डैग में जैसे ही तोड़ती है तो आईपी3 कैल्शियम को रिलीज करवा देता है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है वो अंदर की तरफ कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल से क्या करता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल से ओवास्टैसिन को रिलीज करवाता है। ओवास्टैसिन जैसे ही, सॉरी ओवास्टैसिन को नहीं, हाँ ओवास्टैसिन प्रोटीज, ओवास्टैसिन प्रोटीज को रिलीज करवाता है। ओवास्टैसिन प्रोटीज क्या करती है, जो एग की चारों तरफ जेडपी2 है इसको क्लीव कर देती है, जेडपी2 को क्लीव कर देती है। इसी के अलावा जैसे ही ये जो स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है ना, इज्यूमो जूनो का, स्पर्म के पास क्या होता है इज्यूमो, इसके पास जूनो, तो ये जूनो को भी क्लीव कर देती है। अब जब यही क्लीव हो गई तो नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ये क्या है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, ताकि और स्पर्म आए ना, इसलिए सारी चीजें की गई है कि जेडपी2 और जूनो को हटा दिया गया है ताकि और स्पर्म ना आए, तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जिंक को भी शील्ड कर दिया जाता है। ये चीजें हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये है हमारी गिलबर्ट। अब गिलबर्ट में देखो मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए कि नहीं किए, जस्ट अ सेकेंड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। इसके बाद देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेट होता है वो कहां से, वजाइना से यूट्रस तक। ठीक है, और मूवमेंट कैसे करता है, कैट्सपेयर चैनल जो है वो सेंस करते हैं प्रोजेस्टेरोन को और वो मूव करते हैं आगे की तरफ। ये मैंने बता दिया आपको कि स्पर्म के टेल में कैट्सपेयर चैनल होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन को सेंस करके आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको रियोटेक्सिस भी कहा जाता है। इसके बाद कैपेसिटेशन मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, कहाँ होता है, फ्रॉम द वजाइना टू एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट, एम्पुलरी रीजन के पास ये देखने को मिलेगा, एम्पुलरी रीजन में देखने को मिलेगा। क्या क्या चेंजेस होते हैं पूरा डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर, नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैंने थर्मोटैक्सिस क्या होता है बता दिया आपको कि इस्थमस का जितना टेम्परेचर होता है, एम्पुला का टेम्परेचर उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, तो स्पर्म इसको सेंस करके एम्पुला तक आ जाता है। कीमोटैक्सिस मैंने बता दिया, प्रोजेस्टेरोन को सेंस करके आगे आगे की तरफ आता है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक्रोसोम रिएक्शन और रिकॉग्निशन ऑफ जोनल पेलिसैड मैंने आपको करवा दिया। 4 लेयर होते हैं, ZP1 ZP3 ZP4, ये 4 होते हैं यहाँ पर। ये देखो ह्यूमन में जोनल पेलिसैडा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया स्पर्म किससे, एक्रोसोम रिएक्शन कहाँ दिखाएगा, ZP2 के पास दिखाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर एक्रोसोम जो है इंटैक्ट फॉर्म में ही बाइंड करता है, कैपेसिटेटेड फॉर्म में ZP3 से रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन बाइंड करता है ZP2 से, मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा है, इसको देखो आप, ये स्पर्म बनाया गया है। ठीक है, स्पर्म में ये जो है रेड रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर पे गौर करो, रेड रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये एक्रोसोम है। ठीक है, स्पर्म कहाँ पहुंचा है, स्पर्म यहाँ पर देखो, ये एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग का, है ना। तो मैंने बताया था ना पहले क्यूमुलस होता है, फिर उसके बाद जोना पेलिसुडा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एग यहाँ तक पहुंच गया है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर माइक्रोविलाई होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, अब ये स्पर्म इससे इंटरेक्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये देखो यहाँ पर जो मैंने बनाया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करेगा। एंड इस ये कैसे इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, एक्रोसोम रिएक्शन होने के बाद स्पर्म के ऊपर ये इज्यूमोप्रोटीन जो है ये रिलीज हो जाते हैं। स्पर्म के ऊपर होते हैं इज्यूमोप्रोटीन, एक्रोसोम रिएक्शन जब होता है ना हेड में, तो इज्यूमो दिखने लग जाता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ माइक्रोविलाई जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ये ब्लू ब्लू से, ये जूनो और CD9 होते हैं। तो मेन यहाँ तो मेन यहाँ पर जो चीज देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है, फर्टिलाइजर। जैसे वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर बिंडिन EBR बाइंड करते थे, यहाँ पर इज्यूमो स्पर्म का, और इसमें एग में जूनो और CD9 ये बाइंड करते हैं, तब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। और जैसे अंदर की तरफ चला जाता है, कैल्शियम को एक्टिवेट करवाता है और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से ओवास्टैसिन रिलीज करवा के पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन करवाता है। तो ये चीज होती है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद चलता है क्लीवेज। क्लीवेज मैं आपको करवाऊंगी कल के लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।